दो स्याहफाम देव हैकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज सपेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुंकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मशहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो, इस लड़की का नाम ज़िकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रकासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है, शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तेदाद की कि सुना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बनकर आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स सुरूद की इजाजत इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और रुनियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं आली मकाम। नाजी ने खसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं। ये एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसे खिराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उरियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं है मेरे मिस्र, नाजी ने कहा, मैं इसे अपने वादे पर यहाँ लाया हूँ। आप इसे शर्फ बारियाबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इस उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे। इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद सपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप इसे अपने खैमे में आने की इजाजत दे दें, थोड़ी सी देर के लिए। इसे मुस्तकबिल की वो माँ समझें जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जांबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुर असर अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे उसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा इसे मेरे खैमे में भेज देना। ज़िकोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी तो यूं लगता जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जलपरियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वो गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बर्पा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वज्द तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खैमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उन्होंने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मानंद थी और अंदर की फजा अतरबीज थी। खैमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खैमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दूं? मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। भेज दो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खैमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उनके खैमे की तरफ आते देखा। खैमे के हर तरफ मशले रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गिरदोपेश को अच्छी तरह देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया।
उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़िकोई थी। वो रक्स के उस लिबास में थी जो तौबा शिकन था। उसमें वो उरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़िकोई ने उसे बताया कि उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ लें। ज़िकोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़िकोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलवाया है। वो अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने जुर्रत की और सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे में चला गया। अय्यूबी अंदर टहल रहे थे। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़िकोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों की तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब इसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई थी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया। हुक्म सिर्फ मातहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रोब जमाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो अय्याश और बदकार था और पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। दूसरी तरफ नाजी बहुत खुश था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खैमे में बैठा मसरत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार अदरश बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लौट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे, अदरश ने कहा। ज़िकोई इंसान के रूप में तलिस्म है। मालूम होता है ये लड़की हशीशैन के साथ रही है, वरना सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बुत कभी न तोड़ सकती। मैंने उसे जो सबक दिए थे वो हशीशैन के कभी वहमो गुमान में भी नहीं आए होंगे, नाजी ने कहा। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के हलक से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़िकोई नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने दूर से सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर उदरश से कहा, अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरी ज़िकोई ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़िकोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे से निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज में ज़िकोई को पुकारा। वो उस आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खैमे में ले गया। बहुत देर बाद वो उस खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख कर लिया। नाजी उस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे को देख चुका था कि ज़िकोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीटकर नाजी की ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है। उदरश, उसने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक आई नहीं। वो अब आएगी भी नहीं, उदरश ने कहा। अमीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा। मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़िकोई के साथ बाकायदा शादी कर ले? उदरश ने कहा। इस सूरत में यह खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा? वो रकासा की बेटी है और तजुर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़िकोई उसके खैमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या है? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे, ज़िकोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का ठुड्डा मारकर कहा।
वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है, उदरुश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ चट्टान था, ज़िकोई ने कहा। अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़िकोई ने जवाब दिया। पूछता था कि नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर आप किसी पर एतमाद करना चाहें तो वो सिर्फ नाजी ही है। उसने पूछा कि तुम उसे किस तरह जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि बाइस्मत लड़की हो? मैंने कहा आपकी लोंडी हूँ। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरिया था। नाजी ने जोश मुसर्रत से उसे अपने बाजों में ले लिया। उदरुश ज़िकोई को खिराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और उदरुश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़िकोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान शौकत और अकीदतमंदी से रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सलाहुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उनके पीछे उनके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों का रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उन्हें रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और जबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खैमे में एक रक्कासा गई थी। अली बिन सुफियान ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में तो कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रक्कासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ तुमको सब मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बिन सालेह, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खैमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाजों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से जिक्र तक न हो कि रात को क्या हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफा कर दिए। अगले रोज सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि उन्हें इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिले। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की उस फौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच विचार के बाद
ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो, और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आली मुकाम नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें ये फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मेरे दोस्त। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसीलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कितना ही अदना क्यों ना हो, वो शराब न पिए, हुल्लड़बाजी न करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो। लेकिन आलिजा, नाजी ने कहा, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी, और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसे मदगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सूडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक और मजहब एक है। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपने कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फौरन वापस जाओ, अपनी फौज की नफरी, सामान, जानवरों, सामान खुर्दोनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाची ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गए। नाजरीन, आज की किस्त में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इसी वीडियो के तसलसल के साथ नई किस्त में। अगर आप हमारी नई आने वाली वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।